नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नागवंशी धम्म वार्ता चैनल। हमारे बीच में समाज सेविका आदरणीय दमयंती पांडे जी हमारे स्टूडियो में आई हैं। हम आप छतरपुर में निवासरत हैं। आपका आश्रम गांधी स्मारक जो कि छतरपुर में है, वो उसके देख रेख करती हैं, उसकी संचालन करती हैं। उन्हीं के पास कुछ भेड़िया जाति के कुछ बच्चे हैं जिनका कहना चाहिए कि देख रेख और संरक्षण आपके ही सानिध्य में होता है। तो मैं चाहूँगा कि नमस्कार पांडे जी, आप बताएं कि वहाँ पर जो भेड़िया जाति है गांधी आश्रम में आपके, तो उनकी आप कैसे देखभाल। नमस्कार पांडे जी, आप बताएं कि वहाँ पर जो भेड़िया जाति है गांधी आश्रम में आपके, तो उनकी आप कैसे देखभाल और संरक्षण आप करती हैं। धम्म वार्ता के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं छतरपुर गांधी स्मारक निधि में रहती हूँ। हमारे परिसर में एक सत्यशोधन विद्यालय है। पर इसका इतिहास यदि हम थोड़ा पीछे जाके देखते हैं तो जब विनोबा जी ने भूदान आंदोलन की यात्रा की थी, उस दौरान उनके साथ चंपा बहन जी साथ में थी आंदोलन में। तो उन्होंने जब मध्य प्रदेश में जब भूदान यात्रा चालू थी तो उन्होंने देखा कि सागर जिले से जब यात्रा पार हो रही थी तो वहाँ एक समाज था जो बेड़िया समाज था। तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं वो मेन स्ट्रीम में पढ़ने नहीं जा पाते। तो उन्हें वो सावित्रीबाई फुले की जो बात थी वो याद आई। उनको मन में ख्याल आया कि इन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम का जो एजुकेशन है, शिक्षा है, जरूर मिलनी चाहिए। जब ये बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि समाज के लिए बेहतर काम करेंगे। क्यों ये समाज इस तरीके का जो काम है वेश्यावृत्ति में लिप्त होता है, उस तरफ क्यों जाए। तो चंपा बहन ने वहां से इस काम को हाथ लगाया और आगे वो बढ़ती चली गई। गांधी विनोबा जी के विचार को लेके, सावित्रीबाई फुले जी के विचार को लेके उन्होंने इन बच्चों के साथ में काम किया। और इन बच्चों को जब वहां से उठा के लाना था तो जब विद्यालय खोलना था तो कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने खोज की तो उनको ऐसा लगा कि छतरपुर में जो गांधी स्मारक है उसके अंदर इस विद्यालय की शुरुआत की, क्योंकि छतरपुर में ही जो बिजावर का एरिया है वहाँ पर भी ये बेड़िया समाज है। पन्ना के क्षेत्र में भी बेड़िया परिवार रहते हैं। तो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो है 1ली से 5वीं तक के वो हमारे परिसर में आके अध्ययन करते हैं। वो हॉस्टल जैसे रहते हैं। उनको जवाली योजना के तहत सरकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिलता है। और बच्चे 5वीं के बाद में जो है मेन स्ट्रीम के स्कूल में ही जाते हैं। और अब ये जो बच्चे हैं जो मैं देखती आ रही हूँ, काफ़ी पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स में आगे जा रहे हैं, पुलिस की नौकरियों में आगे जा रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम के जो करियर हैं उनमें बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक कितने बच्चे हैं जो समाज की मुख्य धारा से इसमें जुड़ गए हैं। हर साल जब 12वीं करके बच्चे निकलते हैं तो 50 बच्चे तो हर बार बैच से निकलते हैं। और ये 2002 से वहाँ पर ये स्कूल चलता चला आ रहा है और आज 2025 है। एक लंबे समय से जो बच्चे हैं नर्सिंग में जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ में एकदम नहीं बोल सकती हूँ, पर काफ़ी बच्चे बेहतर स्थिति में पहुँच रहे हैं। परंतु जैसा कि देखने में आया ग्राउंड रिपोर्ट पे हम ये देखते हैं, तो ये भेड़िया जो जाति है ये आर्थिक कमजोर होने के कारण वेश्यावृत्ति में लिप्त पाई गई है। शासन सूक्ष्मता से इस पे नज़र रखा हुआ है, परंतु अभी भी कहीं कहीं ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुतायत ये लोग जो हैं, चूँकि ये घुमक्कड़ जाति है बिल्कुल। और इधर से उधर पलायन करती है। तो जैसे उनके आधार कार्ड हो गए, राशन कार्ड हो गए या अन्य उनको स्थायित्व देने के लिए आवास योजना वगैरह, क्योंकि केंद्र शासन की भी काफ़ी योजनाएं हैं इसमें, परंतु वो प्रॉपर इनको जो लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो कोई ना कोई निगरानी समिति होगी जो उन पे नज़र रख रही होगी। तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से एनजीओज जो हैं इन पे सूक्ष्मता से नज़र रखे हुए हैं। ऐसा मेरी बहुत जानकारी में तो नहीं है कि अलग अलग कोई संस्था या एनजीओ है। पर जितना मुझे समझ में आता है, यदि बच्चे स्थायित्व होकर वहाँ अध्ययन करते हैं तो उनके आधार कार्ड और उनकी जो सुविधाएं हैं वो उनको मिलती है। और माता पिताओं के पास अपनी कुछ खेती की जमीन भी है, तो जो पास के गांव में ही रहते हैं। पर जो लोग पलायन कर जाते हैं उनके बारे में तो कहना मुश्किल है। वो जिस जगह जाके पलायन करके रहते होंगे वहाँ की वो सुविधाएं ले पाते होंगे। लंबे समय तक वहाँ रहने के बाद उनके आधार कार्ड वहाँ बनते होंगे, वोट कार्ड वहाँ बन जाते होंगे। पर ऐसा बहुत मुझे नहीं देखने को मिला। पर हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा गहरा अध्ययन आपका हो तो आपको जानकारी में हो। तो साथियों, जैसा कि अभी आपने जाना कि ये जनजाति, भेड़िया जनजाति जो है, ये मूल रूप से है तो ये जनजाति, ये होना चाहिए अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने वर्गीकरण में इनको जो है अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा है।
इनका बहुतायत जो मतलब कार्य है नृत्य करना, डांस करना, ये काम करते हैं, वो एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं और अधिकतर ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ये बिहार में पाए जाती हैं। तो स्वाभाविक है कि शासन इन पे नज़र रखे हुए हैं, इन पे देख रही है और हम भी सब दर्शकों से निवेदन करेंगे, आपको भी यदि इस प्रकार की कहीं जानकारी मिलती है, इनकी आप मदद कर सकते हैं, तो आप तन, मन, धन से उनकी मदद कीजिए, सहयोग दीजिए, उनको आगे लेके आइए, ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। नमस्कार, आप देख रहे थे धम्म वार्ता नागवंशी थैंक यू। और संरक्षण आप करती हैं। धम्म वार्ता के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं छतरपुर गांधी स्मारक निधि में रहती हूँ। हमारे परिसर में एक सत्य शोधन विद्यालय है, पर इसका इतिहास यदि हम थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, तो जब विनोबा जी ने भूदान आंदोलन की यात्रा की थी, उस दौरान उनके साथ चंपा बहन जी साथ में थी आंदोलन में। तो उन्होंने जब मध्य प्रदेश में जब भूदान यात्रा चालू थी, तो उन्होंने देखा कि सागर जिले से जब यात्रा पार हो रही थी, तो वहाँ एक समाज था जो बेड़िया समाज था। तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, वो मेन स्ट्रीम में पढ़ने नहीं जा पाते। तो उन्हें वो सावित्रीबाई फुले की जो बात थी वो याद आई, उनको मन में ख्याल आया कि इन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम का जो एजुकेशन है, शिक्षा है, ज़रूर मिलनी चाहिए। जब ये बच्चे शिक्षित हो जाएँगे तो स्वाभाविक है कि समाज के लिए बेहतर काम करेंगे। क्यों ये समाज इस तरीके का जो काम है वेश्यावृत्ति में लिप्त होता है, उस तरफ क्यों जाएँ? तो चंपा बहन ने वहाँ से इस काम को हाथ लगाया और आगे वो बढ़ती चली गई। गांधी विनोबा जी के विचार को लेके, सावित्रीबाई फुले जी के विचार को लेके उन्होंने इन बच्चों के साथ में काम किया और इन बच्चों को जब वहाँ से उठा के लाना था, तो जब विद्यालय खोलना था तो कहाँ जाएँगे? तो उन्होंने खोज की, तो उनको ऐसा लगा कि